नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026। देन यहाँ पे देखो, मैं सीटेट पेपर 2 की आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ। और यहाँ पर जो है आपको पता है कि आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, जिसमें कि क्लास 6 की यहाँ पर ये ज्योग्राफी है और मैं कंप्लीट करा दूंगी। जी हाँ, 1 मंथ हमारे पास में है और मैं सारी आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूंगी। जी हाँ। सो चलिए गाइज, आज देखो यहाँ पे क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है उसका 3rd चैप्टर है, पृथ्वी की गतियाँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखो, यहाँ पर ना 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना गाइज 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 2 चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो, मैंने कहा इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको समझना होगा कि पृथ्वी की गति को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में। पृथ्वी की गति कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। अब हम बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे कि जो घूर्णन है वो किसे कहते हैं, देन जो परिक्रमण है वो किसे कहते हैं। तो देखो गाइस, जो घूर्णन होता है वो होता है पृथ्वी का अपने एक्स पर ही घूमना। देखो, जैसे यहाँ पर ये आपको पता है ना कि पृथ्वी इस तरह से ग्लोब पर 23.5 डिग्री झुकी हुई आपको इस तरह से दिखाई गई है। ये यहाँ पर क्या है? अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर अक्ष है। यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ओके, तो यहाँ पर ये अक्ष है। अपने ही अक्ष पर जब रोटेट होती है, अपने ही अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन कहलाती है। जब अपनी अक्ष पर घूमती है घूर्णन कहलाती है। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, चक्कर लगाती है, वो घूर्णन कहलाता है। लेकिन अब चीज़ यहाँ पे कुछ अलग है। अब है कि यहाँ पर क्या है? ये सन है, देखो। ठीक है, और गाइस, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, वो यहाँ पे कहलाता है क्या? आपका परिक्रमण। क्या कहलाता है? वो कहलाता है परिक्रमण। देखो, जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, वो क्या कहलाती है? परिक्रमण। तो ये 2 चीज़ याद हुई ना? बिल्कुल याद होनी चाहिए। बिल्कुल, ये 2 चीज़ें आपको याद हो गई कि घूर्णन किसे कहा जाता है, देन यहाँ पे परिक्रमण किसे कहा जाता है। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी और याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो हमने घूर्णन के बारे में चर्चा की, देन हमने परिक्रमण के बारे में चर्चा की। ओके, चलिए अब देखो, यहाँ से ना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो कक्षीय समतल है, यहाँ पर ये 66.5 डिग्री का कोण बना। देखो, पृथ्वी का अक्ष अपने एक काल्पनिक रेखा है। हमने देखो पृथ्वी के अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है तो खींची हुई है, ये कोई अपने आप नहीं है, ये हमने खींची हुई है। जो है भारत को भी 2 भागों में हमने, पूरे वर्ल्ड को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया है चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का एक कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अभी देखो, कक्षीय समतल यहाँ पर किसे बताया जा रहा है? देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये ही कक्षीय समतल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी है। मैंने कहा ना, पृथ्वी 23.5 डिग्री इस तरह से अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये यहाँ पर ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और यही जो यहाँ पर एरिया है, देखो, ये जो यहाँ पर एरिया है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल आपका कहलाता है। और यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है कितने डिग्री है? 66.5 डिग्री। ओके, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होगी। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव और कक्षीय समतल मैंने बताया 66.5 डिग्री पर। चलिए, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है, वो है प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। अब यहाँ से ना एक और क्वेश्चन बनता है, और गाइज वो बनता है आपका प्रदीप्ति व्रत से। मैं समझाऊंगी, पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जहाँ पे सूर्य नहीं है, सूर्य दूर है, वहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से बनता है कि ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। देखो, ग्लोब पर
ग्लोब है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है, यहाँ पर विभाजित करता है, बांटता है, उसको ही प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ओके, आइए अब मैं बताती हूँ। और यह पृथ्वी की क्या है, दैनिक गति है। और आपको पता है यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप देखा भी होगा चित्र में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है, जिसमें दिन और रात की अवधि होती है। अब देखो ये प्रदीप्ति व्रत उसे कहते हैं। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मैप आपको दिख रहा है ना, ये देखो भैया जी सन यहाँ पे, जिसको आप सूर्य देवता भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर सन है, ये सूरज की क्या है गाइस, किरणें हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्लोब है, इस तरह से उत्तर ध्रुव पर। और ये जो बीच में लाइन ड्रॉ है, देखो ये वाला भाग है जो येलो येलो है, यहाँ पर दिन हो रखा है, यानी कि ये भी हिस्सा जो है आपका सूर्य के पास है। इसमें जितनी भी कंट्री है, ओके, यहाँ पर दिन होगा। अदरवाइज अब यहाँ पर जो ये आपका जहाँ पर अंधेरा छाया है, जो ब्लैक है, यहाँ पर क्या है, अभी अंधेरा है, यहाँ पर अभी रात हो रही है। तो ये अपने आप में जो पृथ्वी है, देखो किस तरह से इन्होंने दिखा हुआ है कि यहाँ पर ये दिन है और ये रात है। तो यही जो चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, यही चीज़ आपकी प्रदीप्ति व्रत कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कि जो है प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं। आपको पता है कि जब हमारा देश, हमारा स्थान सूर्य की किरणों के जब सूर्य की किरणें हमारे देश पर पड़ेगी तो वहाँ पर भैया जी दिन होगा। और जब सूर्य की किरणें, जैसा पृथ्वी तो अपने एक्स पर रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है, और जब यहाँ पर ऐसे घूमते घूमते वो ऐसे हो जाएगी, तो जो हमारा देश है उसकी जो स्थिति है, अब वो सूरज से पीछे हो जाएगा, सूरज वहाँ पे नहीं जा पाएगा, तब क्या होती है, रात होती है। बस ये चीज़ है, मैंने सिंपली भाषा में समझाया जिससे कि आपको समझ भी आए। आइए अब ये तो घूर्णन, परिक्रमण, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए एक और चीज़ है यहाँ पे, सो थोड़ा आप इसको भी देख लेना। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होता है। सो गाइस यहाँ पे कहा गया है कि अगर पृथ्वी घूर्णन न करे, अगर पृथ्वी अपने एक्स पर न घूमे तो क्या होगा, सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन ही होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, दूसरा भाग हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय वहाँ पे ठंडी पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन न करे, दिन रात की अवधि नहीं होगी। अगर पृथ्वी एक जगह ही है ना, तो जहाँ पर आप रह रहे हैं अगर वहाँ पे दिन है ना, तो हमेशा दिन ही रहेगा, तो और यहाँ पे गर्मी पड़ेगी हमेशा। और अगर रात है ना, अगर आप रात वाले हिस्से में है भैया पृथ्वी पर, तो वहाँ पर तो रात होगी और पूरी ठंड होगी, कड़ाके की। तो इस तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी में जीवन संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण, ये मैंने आपको बताया भी। देखो पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा सुविधा के अनुसार 6 घंटे को इसमें हम नहीं जोड़ते। आपको पता है ना कि 365 डेज होते हैं पूरे एक वर्ष में। ओके चलिए गाइज, अभी मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझा दे रही हूँ। देखो मैं चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दे रही हूँ, बहुत अच्छे समझाऊंगी, समझ आएगा बहुत अच्छे से। पहले देखो ये सन बाबा है सूर्य। सबसे पहले हम ये समझेंगे 21 जून वाली स्थिति। 21 जून वाली स्थिति हम पहले समझेंगे। 21 जून वाली स्थिति देखो, जहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहाँ पर देखो ये पृथ्वी है इस तरह से, ठीक है, और ये अपने एक्स पर इस तरह 33.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री उत्तरी है, यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। ओके लिखा भी हुआ है इधर। तो यहाँ पे देखो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो इस तरफ सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है गाइज, यहाँ पर दिन है। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हम देखो भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो उत्तरी गोलार्ध, तो यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ रही है, ठीक है। तो मानो कि यहाँ पर जो है अभी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे अभी गर्मी का टाइम है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है।
फिर देखो हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इस समय 21 जून को, जब 21 जून होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करें वहाँ पे शीत ऋतु इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर आपका क्या होता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये उत्तर अयनांत भी कहलाता है। आई होप समझ आ गई 21 जून की ये स्थिति। जब 21 जून होता है ना गाइज, आपको पता है कि अगर आप उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो आपके यहाँ पे देखो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होते हैं। देखो आप खुद ही बताओ जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है ना। और जो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे रहते हैं वहाँ पर शीत ऋतु होती है। ठीक है, ये स्थिति आई होप आपको समझ आ गई। अब हम समझेंगे गाइज यहाँ पे 22 दिसंबर की स्थिति। अभी देखो 22 दिसंबर की जो स्थिति है, अभी इसका जस्ट उल्टा होगा। देखो अगर भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो आपको पता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये मंथ थोड़ा हमारे सर्दी के यहाँ पर गुजरते हैं, इसमें क्या होते हैं, शीत ऋतु होते हैं। अभी ये उल्टा हो चुका है। ठीक है, अब उल्टा कैसे हो चुका है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध जो यहाँ पर होगा इसमें 6 महीने आपके क्या होगी, अब ग्रीष्म ऋतु होगी। 6 महीने अब यहाँ पर क्या होगी गाइस, ग्रीष्म ऋतु होगी। यानी कि जहाँ पर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु थे ना, अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में होगी गर्मी। और जो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अब यहाँ पर क्या होगी, देखो 22 दिसंबर आप खुद ही देखो गाइज, थोड़ा समझो यार, कॉमन है। दिसंबर में कितनी ठंड पड़ती है ना, कड़ाके की ठंड पड़ती है बिल्कुल। तब जो है क्या होता है, तब यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ। और देखो जो सितंबर का टाइम होता है बसंत ऋतु का होता है, बसंत ऋतु का। ठीक है ना, बसंत ऋतु। और यहाँ पे 21 मार्च को होती है शरद ऋतु। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। आइए अब मैं आपको यहाँ पर ये जो भी लिखा हुआ है उसको भी मैं समझा देती हूँ। ओके, देखो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके ही अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। देखो कभी आपको पता है ना कि कभी फरवरी 28 दिन के होते हैं, कभी फरवरी 29 दिन की। लीप ईयर और साधारण ईयर का, ठीक है ना, चक्कर होता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह 28, देखो चौथे साल फरवरी 28 दिन के होगी, इसके बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा, तो ये थोड़ा आपको दिखाया गया है। चलिए आओ, अब वैसे मैंने तो आपको समझा दिया है कि जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सारी चीज़ें बता भी दी मैंने, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ। ठीक है ना, सो इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए आपको। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी। देखो 21 जून की स्थिति हम समझेंगे तो मैंने बताया ना कि 21 जून उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्रों में उष्माधिक होती है। ध्रुवों के पास में वाले क्षेत्रों को कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें, देखो जैसे ये क्या है, ग्लोब है, इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है ना, 23.5 डिग्री हम इसको, आपको पता है ना कि पूरी गोल नहीं है पृथ्वी, ठीक है ना, थोड़ी सी झुकी हुई है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो है ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्या होते हैं, इधर शीत ऋतु होती है, यहाँ पर 21 जून की जो स्थिति है वो गर्मी होती है। और ये अक्ष है 90 डिग्री का। देखो सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी लेकिन तिरछी, इधर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, इसलिए अक्ष पर जो ये यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है 90 डिग्री, जो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध है 90 डिग्री, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, जाएगी भी नहीं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है। ओके चलो, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है ना। और यही यहाँ पर जो है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को ही उत्तर अयनांत कहते हैं, मैंने आपको समझाया हुआ भी है। चलिए अभी यहाँ पे 22 दिसंबर की स्थिति में मैंने आपको समझा दी थी गाइज,
है ना, बिल्कुल समझाई थी 22 दिसंबर। आपको पता है ध्रुव के सूर्य के और झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व, देखो ऑस्ट्रेलिया में ना आपको पता है आप क्रिसमस डे मनाते हैं, क्रिसमस डे आप मनाते हैं सर्दी के टाइम में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ना गर्मियों में मनाया जाता है। ओके क्लियर है ना? ओह नो, क्या हुआ यार? चलो अब 21 मार्च और 23 सितंबर को थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ठीक है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे जो है विषुव कहा जाता है। मैंने समझाया ना सारी चीजें, शरद ऋतु और विषुव ऋतु, ये सब सारी चीज। ये 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जबकि उत्तर गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप में समझा दिया है सारी चीजें, आई होप आपको क्लियर भी हो गई होंगी, ठीक है। सो देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जैसे ये हैं तो पूछा जाएगा आपसे कि बताना है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति। देखो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करेगी तो वो गति परिक्रमण कहलाएगी। जब पृथ्वी अपने एक्स पर यहाँ पर घूर्णन करेगी, वो घूर्णन कहलाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती है? देखो मैंने बताया ना विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें किस दिन पड़ेगी? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस डे मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। इस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई बताई। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके सो अगर कोई भी डाउट्स है एनीवन सो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं। सो गाइज अब चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।